Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I am going to teach you the next chapter of your syllabus, that is forms of energy, or you can say sources of energy का चैप्टर हमें इस सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हम किस चीज़ को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे एनर्जी क्या होती है, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और उसके बाद एक एक करके हम जो हैं डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद एमसीक्यूज भी हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये जो कंटेंट है ये मुझे आपके साथ शेयर करना है। इसमें सारे कॉन्सेप्ट जो हैं, जो अभी तक जेके एसएसबी में क्वेश्चंस इस यूनिट पे पूछे गए, वो आपके सारे निकलेंगे। और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं जिसको आप प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर सकते हो। मैं भी यहाँ पर करवाऊंगा, आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चलो हम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी का मतलब क्या होता है, ठीक है। एनर्जी, वेन एवर ए बॉडी इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क द बॉडी इज सेड टू पॉजेस एनर्जी। बोला जाता है जब एक बॉडी होती है, कोई भी बॉडी आप ले लो, ठीक है, जब वो बॉडी कैपेबल होती है काम करने के लिए, ठीक है, हम बोलते हैं इस बॉडी में क्या होती है, एनर्जी होती है, ठीक है। दस एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। तो एनर्जी को हम डिफाइन क्या करते हैं, बेसिक डेफिनेशन के हम क्या बोलते हैं कि एबिलिटी ऑफ ए बॉडी, बॉडी की एबिलिटी होती है काम करने की, ठीक है, क्षमता होती है गाड़ी की कि वो काम कर रही है, ठीक है। गाड़ी ले लो, कोई पर्सन ले लो, एक बॉडी ले लो, एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी possessed बाई ए बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू व्हेन एनर्जी इज रिलीज्ड। और कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी possessed बाय बॉडी, और कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी बॉडी में पाई जाती है, वो किस में किसके बराबर होता है, कितना ये वर्क करता है। जैसे कि आप सपोज पढ़ाई कर रहे हो, तो आप कितनी देर तक पढ़ाई करोगे, डिपेंड करता है आपके अंदर कितनी एबिलिटी है काम करने की, वर्क करने की कितनी एबिलिटी है, दैट मीन्स आपके अंदर कितनी एनर्जी पाई जाती है, ठीक है। और जब आप काम कर रहे हो तो वो एनर्जी रिलीज होती जा रही है, एनर्जी रिलीज होती जा रही है, और 5 आवर 6 आवर्स के बाद आपकी एनर्जी क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, और फिर आप काम कर नहीं पा रहे हो। तो आपको क्या क्या करना पड़ता है, फिर से आपको क्या करना पड़ता है, फूड लेना पड़ेगा, फिर से आपको एनर्जी मिलेगी, फिर आप काम करोगे। तो दैट मीन्स यही होता है एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशन जो थी एनर्जी की, ठीक है। अब एनर्जी का यूनिट क्या है, जेके एसएसबी यहाँ पर इंटरेस्टेड होता है कि यूनिट्स पे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब साइंस का टॉपिक आता है तो ज़्यादा फोकस रहता है कि यूनिट्स क्या हैं किसी भी टॉपिक के। ऑन एसआई यूनिट सिस्टम, अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, एसआई का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। एनर्जी इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ जूल और इन कैलोरीज। एनर्जी को हम मेजर करते हैं या तो जूल्स में या तो कैलोरीज में, बस ये आपको याद रखना है। ये ऐसा यूनिट के फॉर्म है। और सी जे जो होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड के हिसाब से अगर देखेंगे तो इसका यूनिट जो है दैट इज अर्ज। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा इसका आपको क्वेश्चन ऐसा ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, ऑप्शन में लिखा होगा जूल, फिर सेकंड लिखा होगा कैलोरीज, फिर थर्ड लिखा होगा बोथ ए एंड बी, और फिर फोर्थ लिखा होगा अर्ज। आपको करना है बोथ ए एंड बी। और अगर आपको पूछा जाएगा ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इन टर्म्स इन सी जी एस सिस्टम, आपको अर्ज को टिक करना है। आपको लिखा होगा जूल्स, सेकंड होगा कैलोरीज, थर्ड होगा अर्ज, फोर्थ होगा ऑल ऑफ द अबव। आपको ऑल ऑफ द अबव नहीं करना, आपको अर्ज को करना है अगर आपको पर्टिकुलर सीजीएस में पूछा जाता है। हाउ एवर द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलो वाट आवर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किलो वाट आवर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कमर्शियल यूनिट के नाम से जाना जाता है। द एनर्जी इज सेड टू बी 1 किलो वाट आवर। हम एनर्जी को बोलते हैं कि ये 1 किलो वाट आवर के बराबर है। व्हेन ए बॉडी कंज्यूम्स 1 किलो वाट ऑफ एनर्जी इन 1 आवर, जब क्या करती है एक बॉडी कंज्यूम करती है 1 किलो वाट एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है, वो कितना एनर्जी को कंज्यूम करता है, 1 किलो वाट एनर्जी, कितने टाइम तक, 1 आवर में, उसको हम बोलते हैं 1 किलो वाट आवर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी और इसके एसआई यूनिट्स के ऊपर या इसके सीजीएस यूनिट के ऊपर या इसका कमर्शियल यूनिट के ऊपर मैंने बात की। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स आप याद रखोगे। एसआई यूनिट, एक तो आपको एसआई यूनिट को माइंड में रखना है, दूसरा आपको सीजीएस वाला यूनिट याद रखना है, और तीसरा आपको कमर्शियल यूनिट याद रखना है। एसआई यूनिट में आप क्या करोगे, जूल और अर्ज करोगे, जूल और कैलोरी करोगे, सीजीएस में अर्ज करोगे, और जो कमर्शियल जो है आपका उसको आप क्या बोले, किलो वाट आवर। तो ये तीन के तीन यूनिट्स आपको ऐसी चीज़ पता होनी चाहिए। एनर्जी का सोर्स क्या होता है, ठीक है, एनर्जी कहाँ से मिलती है, कहाँ से आती है एनर्जी, कहाँ कहाँ से, सन से एनर्जी होते हैं, वो सोर्स हो गया। फिर आप बोलते हो एनर्जी मिल रही है, तो प्लांट्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है, प्लांट्स को एनर्जी मिलती है सन से, तो ठीक है। तो सन एनर्जी जिसको बोला जाता है, अर्थ से भी हीट एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो बहुत सारी एनर्जीज होती है जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी इज दैट विच इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एनफ यूजफुल एनर्जी। सोर्स बोला जाता है जो एनर्जी को प्रोवाइड करता है। जैसे सन एक सोर्स है, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, हीट एनर्जी वो देता है, लाइट एनर्जी हीट एनर्जी देता है एट ए स्टडी रेट और ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और जो
काफ़ी अरसे तक हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, और स्टडी रेट के बेसिस पे देता है। आहिस्ता 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 हमें वो एनर्जी मिलती जा रही है, काफ़ी अरसे तक हमें वो मिल रही है। अब क्वेश्चन है कि सर एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कैसा होना चाहिए, मतलब जो जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको एनर्जी देता है, हमारे सन की अगर बात करेंगे, सन एनर्जी देता है तो वो बन गया सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कैसा होना चाहिए सन, सन के बदले अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लो, एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमें एनर्जी देता है, जो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होना कैसा चाहिए? सेफ एंड कन्वीनियंट टू यूज़, एक उस एनर्जी को सेफ होनी चाहिए और कन्वीनियंटली उसको हम इस्तेमाल करें, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी हमारे पास होती है। अब देखो इसको यूज़ कैसे करना है। न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी यूज्ड ओनली बाय हाईली ट्रेन्ड इंजीनियर्स। अब ये न्यूक्लियर एनर्जी है, इस एनर्जी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये वही एनर्जी, इस एनर्जी को वही लोग इस्तेमाल करते हैं जो इस एनर्जी के बारे में जानते हैं, जिसको ट्रेनिंग दी जाती है, जो इंजीनियर्स होते हैं, विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। और इस एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हैं किसके ज़रिए से? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हम इसको यूज़ करते हैं। इट कैन नॉट बी यूज फॉर आवर हाउस होल्ड पर प्रपोज्ड, जो हमारे पास हाउस होल्ड काम होते हैं वहाँ पर इस एनर्जी को यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर हाईली ट्रेंड इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। दूसरा है इजी टू ट्रांसपोर्ट, हम इसको इजीली ट्रांसपोर्ट करें, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएं, जैसे कि कोल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी एक्स्ट्रा। ये क्या हमारे पास, ये भी सोर्स ऑफ एनर्जी है। कोल से एनर्जी मिलती है, पेट्रोल से गाड़ी चलती है, डीजल से एलपीजी, ये भी एनर्जी होती है ना, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम की, जिससे हम खाना बनाते हैं। ठीक है, हम इसको ईजिली ट्रांसपोर्ट करने चाहिए। सबसे पहले सेफ एंड कन्वीनियंट यूज़ होना चाहिए, ये पहली प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कैसा होना चाहिए। दूसरा मैंने बोला आपको कि ईजिली हम इसको ट्रांसपोर्ट कर पाए, हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द प्लेसेस ऑफ द प्रोडक्शन एंड टू द कंज्यूमर्स। और उसको कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करना है? जहाँ पर इसकी प्रोडक्शन हो रही है, और फिर उसको उस जगह पर लेकर जाए जहाँ पर इसको कंज्यूम करेंगे। जैसे कि आप देखो गैस का कोई गैस का कोई प्लांट है, वो सिलेंडर्स में डाले जाते हैं, और फिर सिलेंडर्स को उन जगहों पर लेकर जाए जहाँ पर उसको लोग कंज्यूम करेंगे, यूज़ करेंगे। जैसे गाँव में हर विलेज में एलपीजी सिलेंडर मिलना चाहिए, तो दैट मीन्स ये क्या होना चाहिए, ईजिली ट्रांसपोर्ट हम कर पाएँ। ईजी टू स्टोर, अगर कहीं पर एनर्जी मिल भी रही है, हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन उसको हम स्टोर भी कर पाएँ फिर, ठीक है, उस एनर्जी का फिर इस्तेमाल भी कर पाएँ, अच्छे तरीके से स्टोर भी कर पाए। ह्यूज स्टोरेज टैंक्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर पेट्रोल, डीजल, एलपीजी एक्स्ट्रा। तो हमारे पास कहते हैं बहुत सारी स्टोरेज टैंक्स होती हैं, जहाँ पर पेट्रोल, जहाँ पर हम डीजल, जहाँ पर हम एलपीजी का क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी की। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, जो हमारे पास एक गुड फ्यूल की बात करेंगे। ठीक है, तो फ्यूल हमारे पास होता है, कोल है, पेट्रोल है, डीजल है। एक गुड फ्यूल जिसको हम आइडियल फ्यूल के नाम से भी जान सकते हैं, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखो जो भी मैंने यहाँ तक बताया, हर टॉपिक में क्वेश्चंस बनते हैं, हर टॉपिक में क्वेश्चन आपको पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल और गुड फ्यूल। ठीक है, तो नीचे ऑप्शंस दिए होंगे। जो गुड फ्यूल, फॉर कोल ले लो, आप पेट्रोल ले लो, एलपीजी ले लो, कोई भी फ्यूल आप ले लो, एक फ्यूल को गुड फ्यूल क्यों हम कहते हैं, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू और हीट वैल्यू, इसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू आप बोल सकते हैं, हीट का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, सो दैट इट कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम एनर्जी। कैलोरीफिक वैल्यू हाई होने का मतलब होता है ज़्यादा हीट दी जाती है, ज़्यादा हीट मिलने का मतलब होता है मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो फ्यूल बाय लो फ्यूल कंजप्शन। और जब हम कम फ्यूल जलाएंगे लेकिन मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप 5 मिनट कोई गैस सिलेंडर चूल्हा जलाते हो, उसमें एलपीजी है, 5 मिनट में अगर टी का कप तैयार हो जाता है, और दूसरा कोई फ्यूल हम लेते हैं उसका भी इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ पर सेम कप ऑफ टी हम बनाते हैं और उसमें 10 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स हम बोलते हैं वो फ्यूल जो होता है वो हमारे पास जिसमें कम टाइम हमें लगता है, जो हमें कम टाइम में चीज़ तैयार करके देता है, वो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि कम टाइम में जलता है और चीज़ तैयार हो जाती है। और जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है वो फ्यूल जो होता है वो गुड क्वालिटी का फ्यूल नहीं होता, इसलिए बोला जाता है हाई कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल का होना चाहिए। इट शुड हैव ए प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर भी होना चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, सो दैट ये इसको हम बर्न भी कर सकें। ये नहीं कि आपने फ्यूल आया आप इसको जला भी नहीं पा रहे हो, आपको ऐसा कुछ एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़े, कंडीशंस क्रिएट करने जिसका जला पाओगे इसको। तो दैट मीन्स आपके पास क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर पे वो जो है वो फ्यूल होना चाहिए जिसको हम इजीली बर्न कर सके। जैसे एलपीजी सिलेंडर, आप गैस को ऑन करते हो तो आप जो ही लाइटर लेकर जाते हो उसको जलाने के लिए, वो जल जाता है, उसका प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है। इट शुड नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज ड्यूरिंग कंबशन, जब ये जलता है कुछ ऐसा गैस नहीं निकालना चाहिए जो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल हो, प्लांट्स के लिए हार्मफुल हो, एनिमल्स के लिए हार्मफुल हो। मैं एग्जांपल एलपीजी गैस के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हम घर पे यूज़ करते हैं, सो दैट आपके माइंड में ये घूमता रहे।
एलपीजी गैस आप घर घर पे जला रहे हो, वो जल रहा है, वो हीट कर रहा है, वो आप कोई भी चीज़ पका पा रहे हो उस पे, लेकिन उससे तो कोई स्मेल तो नहीं आ रही है कमरे में आपको, जब वो कंबस्शन की बात करूँ, जब वो हम जला रहे होते हैं। इट शुड बी चीप इन कॉस्ट एंड इजीली अवेलेबल इन प्लेंटी फॉर एवरीवन। इसका कॉस्ट भी कम होना चाहिए, ठीक है, सस्ता होना चाहिए, और इसको आप इजीली जो है सारे लोगों के लिए अवेलेबल हो, ठीक है। अरे बात ये नहीं कि आपने एक महीने में सिलेंडर खत्म किया, दूसरे महीने आपको अवेलेबल ही नहीं है, और गवर्नमेंट आपको बोलेगा कि नहीं अब हमारे पास गैस अवेलेबल नहीं है। तो दैट मीन्स ऐसा सोर्स हमारे पास आइडल फ्यूल ऐसा होना चाहिए जो कॉस्ट में भी कम हो, और दूसरा ये कि वो हर जगह पर अवेलेबल हमें मिल जाए। इट शुड बी इजीली एंड कन्वीनियंटली टू हैंडल, इसको हम इजीली हैंडल कर पाए, कन्वीनियंट तरीके से उसको हैंडल कर पाए, स्टोर भी कर सके, ट्रांसपोर्ट भी कर सके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह। इट शुड नॉट बी इट शुड नॉट बी वैल्यूबल टू एनी अदर पर्पज देन एज ए फ्यूल। और ये जो है, जो भी हमारे पास ये आइडल फ्यूल होता है, इसको सिर्फ और सिर्फ इसका वैल्यू जो होना चाहिए वो सिर्फ फ्यूल के पर्पज के लिए होना चाहिए, और किसी पर्पज के लिए नहीं। इट शुड बर्न स्मूथली, ये स्मूथ बर्न इसका होना चाहिए, एंड शुड नॉट लीव मच रेजिडू आफ्टर इट्स कंबशन। दैट मीन अगर आप एलपीजी गैस जला रहे हो, वहाँ से कुछ ऐसा कुछ रेजिडू नहीं मिलना चाहिए जिसमें अब हम ये बोल सकते हो कि गैस जो है ये वेस्ट हो गया। यहाँ पर कोल आप जलाते हो, अब अगर कोल को जलाते हो तो कोल में इतनी एनर्जी मिलनी चाहिए, लेकिन अगर उससे कम एनर्जी मिलती है और वो एज ए वेस्ट के फॉर्म में फिर हमें रेजिडू ज़्यादा मिलता है जलाने से, तो दैट मीन्स हम क्या बोलते हैं, वो फिर आइडियल फ्यूल नहीं है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है गुड फ्यूल की जो होनी चाहिए आपको पता। आई होप ये तीन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आप इन चीज़ों को इस चीज़ को इस तरीके से एज एज ए सीक्वेंस में याद रखोगे, सीरियसली बोल रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी किसी भी एग्जाम में। आगे एनटी के पोस्ट आने वाले हैं, आगे आप जेके पीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, जहाँ पर भी आपका साइंस का सिलेबस होगा, आपको फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और क्योंकि सिलेबस ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस हर जगह पर यूज़ होता है। आई होप मेरी बात आपको पूरी की पूरी समझ आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा, इसका सब टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी। हम एनर्जी को कैसे क्लासीफाई करते हैं। हमारे पास एनर्जी के दो सोर्सेज हमारे पास होते हैं। कौन कौन से हम सोर्सेज होते हैं हमारे पास, एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होता है और दूसरा हमारे पास नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। अब यहाँ पर मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को बोला जाता है क्या बोलते हैं उसको, हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल को बोला जाता है नॉन कन्वेंशनल, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी, और नॉन रिन्यूएबल को बोला जाता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ पर अगर पूछा जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी के बदले पूछा जाएगा नॉन कन्वेंशनल, आपको समझ आना चाहिए ये रिन्यूएबल की बात कर रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड, क्लियर हो गया। तो इसी को हम देखेंगे एक एक करके, सो दैट आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करेंगे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब, रिन्यू का मतलब जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे कि सनलाइट की अगर बात करोगे वो एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे वाटर की आप बात करोगे, वाटर अवेलेबल है आपके पास, वो कंटिन्यू आप इस्तेमाल कर सकते हो। विंड जो है वो कंटिन्यू आप इस्तेमाल कर सकते हो। अर्थ से जो एनर्जी निकलती है उसको आप कंटिन्यू इस्तेमाल कर सकते हो। ओशन से जो एनर्जी मिलती है उसको भी आप रिन्यू कर सकते हो, जब आप चाहो उसको इस्तेमाल कर सकते हो। बायोमास जो होता है, फायरवुड, एनिमल डंग को जलाते हो, आपको एनर्जी मिलती जा रही है। तो ये होते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसको हम रिन्यू करते हैं, रीयूज करते हैं। आरी बात बार बार हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज विच आर इनएग्जॉस्टेबल, जो खत्म नहीं होते, अगर खत्म हो भी जाएंगे 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये बोल सकते हो। दैट मीन्स जनरली हम इसको बोलते हैं जो इनएग्जॉस्टेबल, जो खत्म नहीं होते हैं। हम इसका सेंस इसका यही निकालते हैं। विच कैन बी रिप्लेस्ड as we use them and can be used to produce energy again and again, इसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दे आर अवेलेबल इन एन अनलिमिटेड अमाउंट, ये अनलिमिटेड अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल है। आप देखो विंड हमारे पास कितना अवेलेबल है, सोलर एनर्जी कितनी अवेलेबल है, और हमारे पास बायोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी सॉरी जिसको बोलते हैं, जो अर्थ से हीट निकलते हैं, कितने अवेलेबल हैं। बट हमारे पास अगर टेक्नोलॉजीज़ हैं तो हम उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस एनर्जीज का यूज़ कर सकते हैं। जैसे विंड आते हैं, विंड मिल का यूज़ कर रहे हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। आ रही बात समझ क्लियर हो गया। सोलर एनर्जी, सनलाइट आती है, हम इस एनर्जी को स्टोर कर पा रहे हैं सोलर पैनल्स के थ्रू, फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ठीक है। इसी तरीके से वाटर का इस्तेमाल हम करते हैं, वाटर से जो एनर्जी मिलती है, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जिससे हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अर्थ से हीट निकलते हैं, इसको हम एज ए गीजर्स में फिर यूज़ करते हैं, ठीक है, पानी को गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, या इस हीट को एज स्टीम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ओशन का एनर्जी होता है, ठीक है। ये बहुत सारे एनर्जीज हमारे पास होते हैं। यही लिखा, दीज आर अवेलेबल इन अनलिमिटेड अमाउंट इन नेचर, ठीक है, जो नेचर में पाया जाता है, यूनिवर्स में पाया जाता है, एंड डेवलप विद इन ए रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और ये जल्दी जल्दी तैयार हो जाता है, ठीक है।
डेवलप होता है, कम टाइम में डेवलप हमें होता है। कुछ एग्जांपल्स आपको कैसे क्वेश्चन पूछे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नीचे होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में होगा सोलर एनर्जी, ऑप्शन बी में होगा विंड एनर्जी, ऑप्शन डी होगा जियोथर्मल एनर्जी, और ऑप्शन डी होगा फॉर एग्जांपल कोल की आप बात करोगे। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर हम किसको टिक करेंगे, हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये तीन हम बोलेंगे। आ रही बात समझिए, आपको पूछो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, आप किसको टिक करोगे, आप कोल को टिक करोगे। अब मैं आगे आपको बताऊंगा, बट ये आपको माइंड में आना चाहिए कौन कौन सा होता है। तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी का मतलब होता है हाइड्रो, हाइड्रो किसको बोलते हैं, वाटर। जियो का मतलब होता है अर्थ, अर्थ से जो हीट निकलते हैं। ओशन एनर्जी आपको पता है, ओशन से। बायोमास एनर्जी का मतलब फायरवुड, जो हम लकड़ी जलाते हैं। एनिमल डंग, जो गोबर होता है हमारे पास। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फ्रॉम स्टीज एंड क्रॉप रेजिडू, जो हम क्रॉप रेजिडू जलाते हैं, जब हम राइस काटते हैं, वीट, तो वहाँ से रेजिडू बचता है, उसको हम जलाते हैं, वहाँ से जो एनर्जी मिलती है, ये सारा बायोमास में आता है। क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है, बायोमास विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बायोमास, बायोमास कॉन्स्टिट्यूट्स फायरवुड भी इसमें आता है, ठीक है। और दूसरा एनिमल डंग भी आता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी आ जाते हैं, क्रॉप रेजिड्यूज भी आ जाते हैं, ठीक है। बायो मतलब लाइफ होना, तो अब देखो फायरवुड में ये लाइफ होती है इसकी। एनिमल देखो इसमें भी होते हैं बायोडिग्रेडेबल, जिसको जो डिग्रेड होता है। तो ये सारी चीज़। अब क्या क्या एडवांटेजेस है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, हम अगर इस्तेमाल करेंगे इससे क्या एडवांटेज हमें होंगे। दीज सोर्सेज विल लास्ट एज लॉन्ग एज अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन, ये सोर्सेज तब तक रहेंगे अर्थ के ऊपर जब तक सनलाइट हमें मिलती जा रही है। दीज सोर्सेज आर फ्रीली अवेलेबल इन नेचर, ये फ्रीली अवेलेबल इन नेचर में है। आपको विंड खरीदना नहीं है, आपको सोलर एनर्जी खरीदनी नहीं है, ये इजीली अवेलेबल आपके पास। अर्थ से जो एनर्जी निकलती है ये कंट्री की अपनी एनर्जी होती है, ये खरीदना नहीं। ओशन में जो एनर्जी होती है वो आपको अपनी एनर्जी होते हैं। दीज सोर्सेज डू नॉट काज पोल्यूशन, ये कोई भी पोल्यूशन नहीं करते हैं। तो दैट मीन्स ये क्या है, ये पोल्यूशन फ्री होते हैं। तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस इसकी होगी, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। दूसरा हमारे पास है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज विच आर एग्जॉस्टेबल, जो खत्म होंगे, एंड कैन बी रिप्लेस्ड वंस दे हैव बीन यूज्ड, और कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, और इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। एक बार ये खत्म हो गए फिर इसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। दैट मीन्स हम जनरली फिर इसको बोलते हैं ये एग्जॉस्टेबल होते हैं। दीज सोर्सेज हैव बीन एक्यूमुलेटेड इन नेचर ओवर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स, और ये सोर्स ऑफ एनर्जी जो भी हैं ये एक्यूमुलेट होते हैं कहाँ पर, नेचर में या अर्थ में आप बोल सकते हो। उसको हज़ारों लाखों साल जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स बनने में लगते हैं। जैसे कि आपको कोल की अगर बात करेंगे, ऑयल की बात करेंगे, नेचुरल गैस की बात करेंगे, ये होते हैं नॉन रिन्यूएबल, जिनको हम दूसरे नाम से बोला जाता है ये एग्जॉस्टेबल होते हैं, जो ख़त्म होते हैं एक टाइम पे। ऑल दीज फ्यूल्स आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स, कोल हो, पेट्रोल हो, नेचुरल गैस हो, दीज आर कॉल्ड एज फॉसिल फ्यूल्स, ये भी आपको पता होना चाहिए, इनको फॉसिल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। अब इसकी क्या क्या डिसएडवांटेजेस नॉन रिन्यूएबल की क्या है, ड्यू टू दियर एग्जॉस्ट यूज, बोला जाता है जब ये खत्म हो जाएंगे, द सोर्सेज आर फास्ट डिप्लीटिंग, ठीक है, ये सोर्स जो होते हैं ये फास्ट जल्दी खत्म होते हैं, ठीक है। सॉरी एक्सटेंसिव यूज, जो हम एक्सटेंसिव यूज इनका कर रहे हैं, कोल का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, पेट्रोल का यूज़ होता है, ऑयल का यूज़ होता है, नेचुरल गैस, तो इसकी वजह हिसाब से क्या होगा, तो ये जल्दी फिर ख़त्म होने वाले हैं, ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए फिर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी पे हमें जाना पड़ता है, हमें सोलर एनर्जी पे जाना पड़ता है, विंड एनर्जी पे जाना पड़ता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी पे जाना पड़ता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्कवर एंड एक्सप्लॉइट न्यू डिपॉजिट्स ऑन दीज सोर्सेज, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है इन सोर्स को फिर डिस्कवर करना, ठीक है, इन इन एनर्जी सोर्स को डिस्कवर करना, ठीक है। दीज सोर्सेज आर मेजर कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, और इनसे पोल्यूशन भी होता है। आप देखो ना कोल, पेट्रोल, डीजल, आप ये पढ़ते हो ना इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में, एयर पोल्यूशन में, तो ये काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और हम देखेंगे कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, फिर हम एक एक करके विंड एनर्जी को डिटेल में, इसके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, इसका यूज़ पढ़ेंगे, इसके एडवांटेज, फॉसिल फ्यूल्स की सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सोलर पैनल के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पर JK SSB ज़्यादातर पूछ लेता है सोलर पैनल के बारे में, चिप्स कैसे बनती है, सिलिकॉन चिप्स क्या होती है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको अच्छे से समझ आए कमेंट सेक्शन में करो, सो दैट आपको ये जो है मुझे भी पता चलेगा आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।